गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको दोहरान काल में ल्यासा की ओर पाठ समझाना चाहेंगे। ल्यासा की ओर पाठ में एक यात्रा वृतांत है जिसमें लेखक ने अपनी यात्रा के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से जब वह पहाड़ों की यात्रा करने के लिए गया, अच्छा ल्यासा की ओर गया, तो वहां पर उसे किस किस तरह के पहाड़ दिखाई दिए, क्या क्या मार्ग में कठिनाइयां आई, किस किस तरह के लोगों से मुलाकात हुई, इसके बारे में लेखक ने लिखना चाहा है। ल्यासा कहाँ है? तिब्बत में की तरफ है। तिब्बत में क्योंकि पहाड़ी इलाका है इसलिए लेखक ने लिखा हुआ है यात्रियों को कुछ तकलीफें होती हैं और कुछ अच्छी बातें आती हैं, क्योंकि वहां पर छुआछूत, जाति पात और औरतों में पर्दा प्रथा नहीं है, पर्दा भी नहीं करती। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं, अर्थात किसी भी तरह का उन्हें डर नहीं है। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई अपरिचित व्यक्ति भी घर के भीतर जा सकता है। जो ज्यादा उनको ऐसे दिखाई देते हैं कि ये इस तरह के व्यक्ति सही नहीं है, निम्न श्रेणी के भिखमंगे, सिर्फ उनको अपने घर के अंदर नहीं आने देते, बाकी हर कोई उसके घर के अंदर जा सकता है। यहाँ तक कि घर की औरतें भी अपरिचितों को भी चाय बना करके दे देती हैं। अर्थात कहा जाता है कि यदि तुम अपना दूध, चाय और सारा सामान तुम्हारे पास है तो तुम किसी को भी दे दो, किसी भी घर में दे दो कि मुझे इसकी चाय बना के दे दो, तो वो औरतें इसकी चाय बना देंगी। यहाँ तक कि तुम उनके किचन में भी जा सकते हो। वहाँ चाय मिट्टी के टोटीदार बर्तन में परोसी जाती है। लेखक एक प्रत्यक्ष चीनी किले में ठहरा हुआ था। प्रत्यक्ष चीनी किला अर्थात जहां पर चीन की सेना रहती थी पहले, और अब वो सेना वहां से छोड़ करके चली गई थी, इसलिए उसे प्रत्यक्ष चीनी किला कहा जाता था। लेखक जब आगे बढ़ने लगा तो राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को उसने अपनी और अपने साथी सुमित की ओर आते हुए देखा। अर्थात लेखक का कहना है कि जब वह राहदारी तथा यात्रा करने का टैक्स, जो उसी पर जगह यात्रा करता है उसको कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो उसके लिए वो अपने साथी सुमति के साथ था। वो लेखक कहता है कि वह थोड़ला के आखिरी गांव में उसके मित्र सुमति के जान पहचान के लोग मिल गए। इस कारण ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो गई या अच्छी जगह मिल गई। 5 साल पहले लेखक कह रहा कि जब मैं घोड़े पर सवार होकर भद्रवेश में यहाँ पर आया था तो उसे एक गरीब के झोपड़े में ठहरना पड़ा था, अर्थात उसे उचित जगह नहीं मिली थी। लेकिन इस बार भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहा था तो उसे सुमति का उसके मित्र के साथ था, इसलिए उसे ठहरने की जगह मिल गई। डांडा थोड़ला का विकट मार्ग था। तिब्बत में कहा जाता है कि डांडे खतरनाक होते हैं। डांडे मतलब होता है कि जिससे ऊंची पहाड़ी जमीन, उन्हें डांडे कहा जाता है। डांडा थोड़ला 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित होने से उसका रास्ता विकट है। उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई भी गांव नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर किसी की हत्या हो जाए तो भी पुलिस विभाग को पता नहीं चलता है, कोई हत्या का गवाह भी नहीं मिलता है। डाकू आदमी को पहले, क्योंकि वो पथरीला मार्ग है इसलिए पुलिस वाले भी वहां नहीं रहते हैं, इसलिए डाकू पहले क्या करते, क्योंकि वहां पर हर व्यक्ति को हथियार रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति अपने पास हथियार रख सकता है, इसलिए ज्यादातर लोगों के पास हथियार होते हैं। इसलिए डाकू जब उनको उन पहाड़ी इलाकों में घेर लेते हैं या उनसे उनका सामान छीनना चाहते हैं तो वो सबसे पहले उस व्यक्ति को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें यह शक रहता है कि कहीं यदि इसके पास हथियार हुआ तो ये हमें मार देगा। इसलिए चाहे उसके पास पैसे मिले या ना मिले यात्री के पास, लेकिन डाकू उनको सबसे पहले मार देती है। फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। इसी कारण वहां पर लोग लाठी की जगह बंदूक लेकर के चलते हैं। लेखक और सुमिति भिखमंगे के भेष में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन्हें डाकुओं से भी कोई खतरा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि भिखमंगे हैं, इनके पास क्या होगा। घोड़ों पर यात्रा करना, कहा जाता है कि लेखक लैंडकोर के पहाड़ पर सामान लेकर चढ़ना कठिन था, इसलिए सुमति ने कहा कि 2 घोड़े कर लिए जाएं। दोनों घोड़े थे,
कर लिए गए। दोपहर तक उन्हें डांडे पर पहुंचना था, क्योंकि पहाड़ों में बहुत सकरा रास्ता होता है, तो अक्सर साथ चलने वाले व्यक्ति भी आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हम साथ चल रहे तो साथ ही चल सके, क्योंकि आगे पीछे होने से वो दूर दूर हो जाते हैं, बिछड़ भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सकरा रास्ता होता है। यदि एक घोड़ा निकलने की जगह है तो वहां एक ही निकलेगा, दोनों एक साथ में ही निकल सकते हैं। इस तरह से लेखक कह रहा है कि दोपहर तक डांडे पर पहुंचना था। वहां का वातावरण मनोरम था। दाईं हाथ पर बर्फ से ढकी चोटियां थी, तो दूसरी ओर नंगे पहाड़ थे, जिसमें न तो बर्फ थी न हरियाली। वहां पर हरियाली किस लिए नहीं होती है? क्योंकि अक्सर साल भर तक उसके ऊपर बर्फ जमी रहती है, और बर्फ जमी के कारण कोल्ड वर्न हो जाता है, तो वहां पर घास भी नहीं निकलती। कहीं कहीं थोड़ी बहुत घास दिखाई देगी, बाकी वो पहाड़ एकदम से काले से और वैसे हो जाते हैं। या तो उन पर बर्फ रहती है या फिर उस पर घास भी नहीं उगती है, इस तरह के पहाड़ हो जाते हैं। सबसे ऊंचे स्थान को देखने का स्थान था, जिसमें रंग बिरंगी झंडियां लगी हुई थी। लेखक कहता था उसमें सफेद श्वेत पताकाएं फहराई हुई थी। तो लेखक को ये आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर ये श्वेत पताकाएं किस लिए हैं। उतराई पर परेशानी। पहाड़ से उतराई पर लेखक का घोड़ा धीमे चल रहा था। उसने साथी कैसे लेखक को पीछे रह गया और वह रास्ता भटक गया, क्योंकि सुमति आगे निकल गया, लेखक पीछे रह गया। और फिर उनका घोड़ा कहाँ चला गया? हमने आपको बताया कि सकरा रास्ता होता है, इसलिए वहां पर लेखक को पहचानने में नहीं आ रहा था, इसलिए उसका घोड़ा भटक गया और दूसरे रास्ते पर चला गया। बहुत 1-1.5 मील जाने पर उन्होंने राहगीरों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप गलत आ गए, वापस जाओ। तो जब तक वो वापस आए तब तक सुमति बहुत आगे निकल चुका था, और वह पहाड़ी के एक स्थान पर बैठ करके उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। सुमित उनकी प्रतीक्षा करता रहा। वह गुस्से में था, परंतु सारी बात जान करके वह चुप हो गया। लैंडकोर में अच्छी जगह पर रुके, जहां गरम गरम चाय, सत्तू और थुक्किया खाने को मिला। लेखक कहता है कि इस तरह से उनकी यात्रा। लेखक आगे चलते हुए टहरी के विशाल मैदान में पहुंचे, जिसमें चारों ओर पहाड़ थे। वह मैदान एक टापू जैसा दिखता था। इसी मैदान में टेढ़ी समाधि गिरी नाम का एक स्थान था, जिसके आसपास अनेक गांव थे। वहां सुमति के यजमान रहते थे। सुमति अपने यजमानों को लाल कपड़े के बने गंडे बांटने के लिए जाना चाहता था। तिब्बत में तेज धूप पड़ रही थी। अगले दिन दोपहर में सुमित को यजमानों के गांव गए। जब वहां गांव जाना था तो लेखक को भी, क्योंकि शेखर विहार में लेखक को कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए मिल गई, तो उन्होंने सुमति को वहां पर अपने यजमानों के पास जाने की इजाजत दे दी। तिब्बत के जमीन छोटे छोटे जागीरदारों में बची हुई है, जिनका ज्यादातर हिस्सा मठों के अधीन है। बौद्ध मठ हुआ करते हैं वहां पर जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती करवाते हैं। बेगार मतलब बिना पैसे के ही उन्हें मजदूर वहां पर मिल जाते हैं। खेती की देखभाल के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जिन्हें राजा के समान वहां पर आदर दिया जाता है। लेखक और सुमति शेखर विहार पहुंचे। वहां का भिक्षु नमसे भद्र पुरुष था। शेखर विहार का देखिए जो भिक्षु था वो नमसे था, जो भद्र पुरुष था। वहां बौद्ध विहार में कंजूर अर्थात बौद्ध वचन बौद्ध धर्म को मानने वाले तिब्बत में बहुत अधिक हैं। 103 हस्तलिखित मोटी मोटी पोथियां रखी हुई थी। लेखक उन्हीं की तलाश में वहां गया था, इसलिए उसने वहीं पर अपना आसन जमाया और उनका अवलोकन करने लगा। लेखक ने सुमति को अपने यजमानों के पास भेज दिया। अगले दिन भिक्षु नमसे से विदाई लेकर लेखक ने टेढ़ी गांव की ओर प्रस्थान किया। इस तरह से लेखक ने उस पहाड़ी यात्रा को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। यह एक यात्रा वृतांत शैली में लिखा गया है। इसमें लेखक ने अपनी यात्रा, स्वयं की यात्रा को एक संस्मरण या यात्रा वृतांत के रूप में लिखा है। धन्यवाद।